गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। तो आज हमने काफ़ी देर वेट किया कि हमें दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मिल जाए, उसका पीडीएफ मिल जाए, लेकिन किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आज पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। कल जो है हाईकोर्ट का निर्णय था कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ किसी टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाला जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसकी रोक लगा दी गई है। तो आज हम इसकी जगह दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की जगह जनसत्ता का एनालिसिस करेंगे। लगभग दोनों में न्यूज़ लगभग सेम ही है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जनसत्ता का पीडीएफ चाहिए, जहां मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं, ये देख रहे हो आप, ये देखो, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसको हम इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। वहाँ पे आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल विजडम एजुकेशन पे जाकर आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि। सामुदायिक प्रसार यानी स्टेज 3 होता है। किसी भी वायरस का जो है 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति विदेश गया है और विदेश से इंडिया रिटर्न होता है तो उसे अगर उसमें वायरस होते हैं, उसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे स्टेज 1 कहा जाता है। दूसरा स्टेज होता है कि अगर विदेश से इंडिया व्यक्ति आया और उसके परिजन को हो गया, उसके जान पहचान के लोगों को हो गया, वो जिसके कंसर्न में आया था, जिसके कांटेक्ट में आया था उनको हो गया, तो उसे स्टेज 2 कहा जाता है। और स्टेज 3 जो है सबसे खतरनाक स्टेज होता है, जहाँ पे आपको वायरस के बारे में पता ही नहीं चलता है कि आपको कैसे वायरस इन्फेक्टेड हो गया। जैसे मान लो आप मार्केट गए, मार्केट में आपने किसी वस्तु को टच किया और आप घर रिटर्न हुए, पता चला आपको कोरोना वायरस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको सोर्स का पता ही नहीं कि आपको किस सोर्स के कारण कोरोना वायरस हुआ है। क्लियर है? तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्टेज 3 और इसे ही कहा जाता है सामुदायिक प्रसार, जो बहुत ही खतरनाक कंडीशन में है। यद्यपि सरकार का मानना है कि भारत अभी स्टेज 3 में नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सक हैं, उनका मानना है कि भारत स्टेज 3 में आ गया है। डरने वाली बात नहीं है, आपको जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है। देखो सेकेंड न्यूज जो है, छोटे उद्योगों को राहत, खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा। यहाँ जो है एमएसएमई को लेकर के डिस्कशन है और एमएसएमई को लेकर के सरकार ने, देखो ये सरकार ने जो है 50,000 करोड़ की फंड्स जारी की है फिर से एक बार, और सरकार 20,000 करोड़ रुपए की अलग फंड जारी कर रही है। वैसे एमएसएमई जो कर्ज जो है कर्ज उपलब्ध उनको करवाया जाएगा, जो जिन्होंने कर्ज रिटर्न नहीं किया, यानी छोटे एमएसएमई, मध्यम एमएसएमई जो कर्ज पहले लिए थे रिटर्न नहीं किए थे, उनको भी फिर से कर्ज प्रोवाइड कर रही है सरकार। तो ऐसा क्यों कर रही है? याद रखना, जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है कि जब भी मंदी की कंडीशन आती है कीन्स प्रासंगिक होते हैं। 1931 में, 1920 के दौर में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी और उस मंदी के बाद 1931 में कीन्स ने अपना थ्योरी दिया और इनका थ्योरी था कि अगर मंदी की कंडीशन हो तो सरकार को अपने जो है खजाना खोल देना चाहिए, गरीबों के लिए, मध्यम उद्योग के लिए, लोगों के लिए। सरकार को अधिक से अधिक पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। सरकार को फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा का चिंता नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनका कहना था कि मंदी अगर होगी तो उसके बाद जो है मार्केट में डिमांड करने की आवश्यकता है, डिमांड बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। अगर निवेश बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगा, इनकम होगा तो फिर सेविंग बढ़ेगा, और लोगों के पास सेविंग जितना से अधिक से अधिक होगा तो सेविंग होगा तो क्या करेगा लोग? फिर निवेश करेगा। यानी जो ये इकोनॉमिक साइकिल है, इसे निवेश चक्र भी कहा जाता है, ये हमारा मूव करना शुरू करेगा और इसके लिए ज़रूरी है मांग क्रिएट करना। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे पीपीई किट की जो मांग क्रिएट हुई, पहले तो मांग नहीं था तो इंडिया में इसका बिल्कुल बहुत कम उत्पादन होता था। मांग क्रिएट हुई तो लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और अभी के समय में विश्व में सबसे अधिक हम पीपीई किट का उत्पादन करते हैं आफ्टर चाइना। सेकेंड पोजीशन पर हम आ गए वर्ल्ड में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मांग क्रिएट हो पाई।
तो देखो ये डाटा अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह से चीज़ें चली गई, लेकिन एमएसएमई की नई परिभाषा आ गई है, उसको एक बार देख लो आप। देखो माइक्रो इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट निवेश 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर जो है उसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, उसे कहा जाएगा आपको माइक्रो इंडस्ट्रीज। मान लेते हैं कि अगर निवेश इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ हुआ और टर्नओवर आपको 4 करोड़ हुआ, तो क्या उसे माइक्रो इंडस्ट्रीज कहा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। इसी तरह से स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या है कि 10 करोड़ का निवेश होना चाहिए और 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। 10 करोड़ से कम निवेश होना चाहिए, 50 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए। और इसको लेकर के विवाद भी उत्पन्न हुए थे, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज कहीं भी होता, वर्ल्ड का पैमाना ये है, वर्ल्ड की परिभाषा ये है कि 75 करोड़ रुपए तक का अगर टर्नओवर हो तो उसे स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। लेकिन इंडिया में इसे कम करके 50 करोड़ कर दिया गया। मीडियम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होना चाहिए, लेकिन टर्नओवर यहाँ 100 करोड़ नहीं है, टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। निवेश 20 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। देखो मैं पेपर में आता हूँ, ये देखो मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए टर्नओवर की सीमा को 100 करोड़ से बढ़ा करके 250 करोड़ सरकार ने कर दिया। यानी अब उसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होना चाहिए और हमारा टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए, उसे कहा जाएगा मीडियम इंडस्ट्रीज। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे देखो एक कृषि मंत्री का स्टेटमेंट है, इसे देखना जरूरी है। और वनडे एग्जाम में और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है आपको, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि धान की एमएसपी क्या है। तो धान की जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसमें 53 रुपया बढ़ा करके 1868 रुपये कर दिया गया, 1868 रुपीज़ कर दिया गया धान का एमएसपी बढ़ा करके। क्लियर है? सेकेंड पेज पे कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास। ओके, सीधे हमारे पास जो है, अब सीधे हम मूव कर रहे हैं एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे जो है ये न्यूज़ एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस तरह से शहर को ठंडा रखने की ज़रूरत है, शहर जिस तरह से गर्मी में तप रहा है, दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे किस तरह से नॉर्मल रखने की आवश्यकता है, उसको लेकर के बताया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेपाल के बारे में एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। नेपाल के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है और आज हम फिर से डिस्कस करते हैं। क्यों रिलेवेंट है ये न्यूज़? कि नेपाल की जो संसद है, नेपाल की संसद में एक बार फिर से काला पानी को लेकर के, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाथुरा, ये तीनों ही जगह को जो नेपाल में शामिल करने की बात की गई थी, उसका नेपाल सरकार ने नक्शा जारी किया गया था, अब उनकी संसद में पेश किया गया, नेपाल की संसद में। और उम्मीद है कि नेपाल की संसद में भी ये पारित हो जाएगी। तो खुले तौर पे चीन के सह पे नेपाल भारत को चुनौती दे रहा है। अभी तक हमने विवाद की कंडीशन, जो सीमा विवाद की कंडीशन है, वो देखा है चीन के साथ, हमने देखा है आपको पाकिस्तान के साथ, लेकिन कभी हमने नेपाल के साथ नहीं देखा। तो नेपाल के साथ थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट पे डिस्कस हम करेंगे। देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है, यानी नेपाल के लोग जो हैं वो भारत कमाने के लिए आते हैं। नेपाल में भारत के बहुत सारे लोगों के साथ शादी होता है नेपाल के लोगों से, ठीक है। तो इस तरह का संबंध रोटी बेटी का संबंध है। बहुत सारे लोग रोजगार के लिए आते हैं। इंडियन मिलिट्री में गोरखा रेजिमेंट ही है, इंडियन मिलिट्री में गोरखा रेजिमेंट है, जो संबंध है कहाँ से? नेपाल से। बहुत सारे लोग भारत सरकार में जॉब करते हैं जो नेपाल से संबंध है, ठीक है। तो इस तरह से जो है नेपाल भारत के साथ न सिर्फ भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सारे के सारे संबंध नेपाल साझा करते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ जन्म हुआ था? नेपाल में जन्म हुआ था, लेकिन वो कहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसका कर्म क्षेत्र बिहार रहा। तो इस तरह से नेपाल और इंडिया के बीच में ऐतिहासिक संबंध है। 1950 में नेपाल और इंडिया के बीच में मित्रता संधि हुई, जिसे मैत्री संधि भी कहा जाता है।
और इस संधि के फलस्वरूप नेपाल और इंडिया के बीच में क्या हुआ ना कि जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को खोल दिया गया, यानी ओपन बॉर्डर कर दिया। नेपाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और नेपालियों को इंडिया आने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मुक्त आवाजाही कर दिया है। रक्षा और विदेशी मामलों में भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। भारत का जो सैनिक होता है, मिलिट्री होता है, नेपाली मिलिट्री को ट्रेन करने का काम करता है, उसको ट्रेंड करता है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और 3 तरफ भारत से घिरा हुआ और एक तरफ तिब्बत से, तिब्बत यानी कह सकते हो आप चीन से घिरा हुआ। हाल फिलहाल में भारत के रक्सौल, भारत का जो रक्सौल है और भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन बिछाने के भी जो है समझौता हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। रक्सौल से काठमांडू तक इलेक्ट्रिक ट्रेन बिछाई जाएगी। द्वितीय, रक्षा सहयोग के उपकरण, प्रशिक्षण, ये सारा का सारा चीज़ हमारा संबंध नेपाल से है। तो नेपाल से हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, अनेक क्षेत्रों में उनको सहयोग कर रहे हैं। इंडिया का जो 2-3 पोर्ट है, जैसे कलकत्ता का पोर्ट हो गया बंदरगाह, विशाखापट्टनम का बंदरगाह हो गया, यहाँ पे जितने नेपाल को निर्यात करना हो विश्व में, वो इस पोर्ट से, नेपाल से इस पोर्ट के माध्यम से विश्व को निर्यात करता है। अपनी जो सामान होती है, अपनी जो वस्तुएं होती हैं, इंडिया के कोलकाता पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट से। तो इतना घनिष्ठ संबंध है। लेकिन वर्तमान में कुछ नेगेटिव पॉइंट क्या है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ना कि किसी भी देश के साथ हमारा कुछ सकारात्मक संबंध है, कुछ नकारात्मक संबंध है। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा आंसर मेंस में आप लिख सकते हो। नेगेटिव पॉइंट शुरू होती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, BRI से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो 2016 में चाइना ने शुरू किया था। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उसमें शामिल हो गए एक्सेप्ट भूटान। नेपाल भी उस परियोजना में शामिल हुआ और भारत ने BRI का विरोध किया। क्यों? क्योंकि BRI जो है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होकर गुजरता है और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यही कारण है कि भारत विरोध कर रहा है कि चीन भारत की संप्रभुता से खेल रहा है, चीन भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, क्योंकि वो सड़क जो है POK होकर गुजरता है। क्लियर है? तो इसलिए भारत जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करता है और भारत के विरोध के बावजूद नेपाल जो है शामिल हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। नेपाल के कई स्कूल में मंदारिन पढ़ाया जाता है। मंदारिन जो है कहाँ की लैंग्वेज है? चीन की लैंग्वेज है। नेपाल के कई स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहाँ अनिवार्य कर दिया है। और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका खर्चा कौन उठाता है? तो चीन सरकार उठाता है। क्लियर है? तो इस तरह से सांस्कृतिक संबंध नेपाल और चीन का बेहतर हो रहा है, जो भारत के लिए खतरा है। 2015 में नेपाल में तराई में मधेसी समुदाय अपनी कुछ मांग को न मानने के कारण भारत नेपाल सीमा पर कई दिनों तक आवाजाही को अवरुद्ध किया। तब KP शर्मा ओली ने भारत पर नेपाल की सीमा में कुछ महत्वपूर्ण रास्तों की नाकाबंदी करने का आरोप लगाकर आर्थिक नाकाबंदी किया था। देखो इशू क्या है, जो मधेसी विद्रोह हुआ था, नेपाल का स्पष्ट आरोप है कि ये मधेसी विद्रोह जो है ये भड़काने के काम भारत सरकार कर रही है, यानी इसको सह दे रही है भारत सरकार, इसको भड़का रही है नेपाल के विरोध। तो KP ओली का ये स्टेटमेंट था उस समय में। काला पानी को लेकर के अभी हम देख रहे हैं कि काला पानी का जो क्षेत्र है, लिपू लेक दर्रा, हमने कई बार डिस्कस किया है कि लिपू लेक दर्रा, काला पानी, लिम्पियाथोरा, ये सारा का सारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है। भारत सरकार हमेशा से ही भारत का वहाँ पे आधिपत्य रहा है, भारत का वहाँ पे शासन रहा है। और ख़ास करके 1962 की जो वार हुई थी, 1962 के वार के बाद जो है हमें उस जगह के महत्व समझ में आया और उसके बाद वहाँ पे हमने परमानेंटली मिलिट्री रखना शुरू किया। परमानेंटली मिलिट्री बेस हमारा है वहाँ पे, राइट, 1962 की चीन लड़ाई के बाद। और इस क्षेत्र पे नेपाल तत्कालिक रूप से दावा करता है। क्यों दावा करता है ये अलग विषय है, हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये भी विवाद का पक्ष है। तो भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं जो विवाद का पक्ष है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उनका कहना है कि नेपाल, ऐसा नहीं है कि नेपाल ये खुद कर रहा है, नेपाल इस तरह का हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन नेपाल को सह देने का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? चीन काम कर रहा है। और चीन किस तरह से अपनी परियोजना का विस्तार कर रहा है? डेप्थ ट्रैप पॉलिसी होता है चीन का। डेप्थ ट्रैप मतलब लोन दे करके फंसा देना,
तो आने वाले समय में नेपाल को भी वो लोन दे करके फंसा सकता है। इतना लोन दे दो कि वो कर्ज तले देश दब जाए। हमने देखा है कि श्रीलंका में हम्बनटोटा जो पोर्ट था, हम्बनटोटा पोर्ट याद रखना, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को लीज देना पड़ा, चीन को 100 वर्ष के लिए गिरवी रखना पड़ा श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका चीन को जो कर्ज लिया था चीन से, वो कर्ज देने में असमर्थ था। राइट, तो इसका बेसिक्स पॉइंट क्या होता है इस एडिटोरियल का, आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये याद रखना, ये कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे कि स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। अमेरिका के एक बिलियनियर हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स। इन्होंने क्या किया है कि व्यावसायिक तौर पे अंतरिक्ष में जाने की जो पद्धति है, अंतरिक्ष में जाने का जो है शुरुआत कर दिया है। यानी लोग जिसके पास अब पैसा होंगे वो अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं तो वो घूम के आ सकते हैं। इसका व्यावसायिक परीक्षण जो है शुरू कर दिया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। देखो, एक बार इसको भी पढ़ सकता हूँ। इसको लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है कि अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है प्रवासी मजदूर का। यहाँ पे एनएसओ का डाटा है, एनएसओ का डाटा भी कोट कर सकते हो। एनएसओ का डाटा है कि भारत में 27% बेरोजगारी आ गई है। बेरोजगारी की बहुत ही ख़राब कंडीशन इंडिया में है, 27% तक बेरोजगारी आ गई है। और जीडीपी में प्रवासी मजदूरों का जो योगदान है लगभग 10% है। 10% काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास जो है प्रवासी मजदूर का योगदान है भारत की जीडीपी में। क्लियर है? तो बस एक बार देख सकते हो। इसका जो इम्पोर्टेंट डाटा है मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप इसको एक बार लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे 3 न्यूज़ है इस पेज पे, तीनों हमको डिस्कस करना है और अच्छा न्यूज़ है। सबसे पहले तो ये छोटा सा न्यूज़ है कि राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव 19 जून को। निर्वाचन आयोग राज्यसभा का भी चुनाव करवाता है। राज्यसभा अपर चैम्बर है, ठीक है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। और निर्वाचन आयोग पे पीटी, मेंस, इंटरव्यू हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। क्लियर है? यानी ये जो संस्था है ये संवैधानिक निकाय है। हम कई बार डिस्कस करते हैं कि 3 तरह के निकाय होते हैं। एक संवैधानिक निकाय होता है जिसका संविधान में जिक्र होता है। एक सांविधिक निकाय होता है जिसका संसद के किसी एक्ट के माध्यम से जिसकी स्थापना होती है, जैसे सीपीसीबी हो गया, जैसे एनजीटी हो गया, ये सारे के सारे सांविधिक निकाय हैं। और एक निकाय होता है जिसका कार्यपालिका के ऑर्डर से जो इसका निर्माण होता है, जैसे सीबीआई ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और सीबीआई ना तो संवैधानिक निकाय है। सीबीआई की स्थापना कार्यपालिका ऑर्डर से हुआ। इसी तरह से नीति आयोग, योजना आयोग, ये सारे के सारे निकाय जो है ना तो संवैधानिक निकाय है ना तो सांविधिक निकाय है, कार्यपालिका ऑर्डर से इसकी स्थापना हुआ। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और यही कारण है कि 25 जनवरी को जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस वगैरह में। निर्वाचन आयोग में मूलतः एक चुनाव आयोग था, लेकिन राष्ट्रपति के अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसके 3 सदस्य बने। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का या 65 वर्ष। इसमें से जो पहले हो जाए, यानी अगर 6 वर्ष पहले पूरा जाता है तो वो कंप्लीट हो जाएगा, और 65 वर्ष की आयु पहले कंप्लीट कर जाता है तो वो वहाँ तक वो होगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति 62 वर्ष का है, वो निर्वाचन आयोग का अगर सदस्य बनता है तो महज 3 वर्ष के लिए वो बनेगा, 65 वर्ष तक का। और एक व्यक्ति अगर 50 वर्ष का है तो ये 6 वर्ष कंप्लीट करेगा, यानी 56 वर्ष तक ये निर्वाचन आयोग का सदस्य या अध्यक्ष होगा। इसको वेतन और भत्ता जो मिलता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा खास करके, और आपको फंसा सकता है, ट्रैप कर सकता है कि इसमें जो है देखो 1+2 होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया, 2 इसका सदस्य हो गया। अध्यक्ष को जो हटाने की प्रक्रिया है
वो हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। यानी वो संसद में 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, बहुत सारी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया। लेकिन ये जो 2 सदस्य हैं इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, अध्यक्ष यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, वो अगर रिकमेंड कर देते हैं राष्ट्रपति को कि ये दोनों अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या असमर्थ हैं, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति इसे नॉर्मली हटा सकता है। क्लियर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जो है सिंपल प्रक्रिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति इसे पद से हटा सकता है। लेकिन शक्ति की बात है तो शक्ति दोनों को सेम है। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो शक्ति है वही जो है 2 अन्य चुनाव आयुक्त को जो शक्ति है वही शक्ति है, सेम शक्ति है, सेम उसको वेतन और दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया बस अलग है। स्वास्थ्य क्षेत्रों में देशों की उन्नति से ज़्यादा मायने रखेगी। यानी कोरोना के बाद जो है मोदी जी का स्टेटमेंट है कि कोरोना के बाद जो है मेक इन इंडिया के तहत जो है स्वास्थ्य उपकरण पे हर एक देश जोर देगा और इंडिया भी निश्चित तौर पे ये जोर देगा। और इन्होंने कोट भी किया, जो हमने पहले पेज पे कोट किया था, कि इन्होंने कोट किया है कि पीपी किट जो है क्या इस तरह से उत्पादन हमने शुरू किया है कि विश्व में हम 2nd नंबर पे पहुंच चुके हैं। आफ्टर चीन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपी किट। इसको एक बार देख सकते हो, मानसून इन कर चुका है और बहुत जल्द ये मानसून दिल्ली वगैरह में इन कर जाएगा। और आईएमडी के बारे में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो है फर्स्ट पेज का न्यूज़ है, जो रिमेनिंग न्यूज़ है फर्स्ट पेज का, इसको एक बार आप जाकर देख लेना। देखो, एक देश एक कार्ड राशन कार्ड से उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम जुड़ चुका है। ठीक है, तो अब इसमें टोटल जो है 20 राज्य जुड़ चुका है। और सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्च 2021 तक जितने भी देश हैं इंडिया में, जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, सारे कनेक्ट हो जाएंगे एक देश एक कार्ड योजना से, एक देश एक राशन कार्ड योजना से। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मान लो एक व्यक्ति बिहार का निवासी है, एक व्यक्ति पंजाब का निवासी है, एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है, और ये अगर दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, तो उसे जो है जो राशन मिलना चाहिए वो राशन आपको वहीं से मिल जाएगा, दिल्ली से ही मिल जाएगा, पंजाब से ही मिल जाएगा, आपको हरियाणा से मिल जाएगा, महाराष्ट्र से मिल जाएगा, मुंबई से मिल जाएगा, बेंगलोर से मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति कहीं का भी हो, अगर उसके पास राशन कार्ड बना हुआ है तो वो देश के किसी भी कोना से राशन प्राप्त कर सकता है। और निश्चित तौर पे ये एक सकारात्मक कदम है। अभी जो वर्तमान में मजदूर का विस्थापन हुआ, जो अप्रवासी मजदूर की जो समस्या है, उसमें एक बहुत बड़ा समस्या था ये समस्या। यानी अगर उसके पास, मान लो बहुत सारे मजदूर जो रिटर्न हो रहे हैं मुंबई से, अगर उसके पास राशन कार्ड होता और वहीं से वो राशन ले सकता, तो उसे बिहार रिटर्न करने की आवश्यकता ना होती, उसे यूपी रिटर्न होने की आवश्यकता ना होती। न्यूज़, भ्रष्टाचार व चीन पर भरोसा खत्म करे WHO। तो याद रखना, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका बाहर आ चुका है। और इससे पहले एक और संस्था थी, उस संस्था से भी अमेरिका बाहर हुआ। यूनाइटेड नेशन की 2 महत्वपूर्ण संस्था, एक तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को UNESCO यूनेस्को से भी अमेरिका बाहर आ चुका है। कमेंट सेक्शन में अगर आप हमें लिख सकते हो तो ये बता सकते हो कि यूनेस्को की जो है हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर आप कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करते हैं कि आप लिखना कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि WHO क्या है। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में।
194 देश इसके सदस्य हैं और 150 देश में से भी अधिक देश में इसका जो है कार्यालय है। एक अंतर सरकारीय संगठन है। अंतर सरकारीय क्या होता है? जब सरकार और सरकार मिलकर किसी संगठन का निर्माण करती है तो उसे अंतर सरकारीय संगठन कहा जाता है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई 1948 में। यही कारण है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नॉर्मली इतना तो आपको याद होना चाहिए। इस न्यूज़ को भी एक बार पढ़ सकते हो। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।